This call is now सर ये being लड़कियां बड़ी तेज हैं, क्या बताऊं आपको। अच्छा चलो सर ठीक है, तो इतना सर दुखी। जी बेटा बोले। 3:45 पे हमारा मैथ का लेक्चर है। बेटा पता बात क्या है, अब मुझे तो ये पता ही नहीं होता। मैंने सुबह एक इसका टाइम, चूंकि मैं ये आपको एक मैसेज एक किए थे। एक एक दिन जाया हुआ था, इस वजह से मैंने लेक्चर रखा था। तो मुझे सुबह बच्चों ने एसएमएस किया कि सर जुमे के बाद 3 बजे का टाइम रखें। वैसे मैंने 1 घंटे में हमने फारग हो जाना था, तो मैंने ये टाइम इसका रखा था 1 बजे का, ताकि आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली ये लेक्चर ले सके। बहरहाल ठीक है, अगर आपका और सर मैथ लेक्चर। वाले का बताया नहीं है सर ने, मैथ वाले ने है भी या नहीं। चले बहरहाल बेटा ऐसे है कि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। तो जी सर। जो भी इसका इशू, मैं इसको रिकॉर्ड करके इसका लिंक ऐड कर दूंगा। बिलफर्ज अगर आपको दूसरी क्लास भी लेना पड़ती है तो आपकी रिकॉर्डिंग बेटा हो रही है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको वहां पे क्लास लेनी भी पड़ती है तो इसका लिंक ऐड हो जाएगा। सर उस क्लास में थोड़ा लेट चले जाएंगे जी थोड़ा लेट चले जाएंगे उस क्लास में। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो चूंकि पहला लेक्चर नहीं हुआ था, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसको रिवाइज कर दिया जाए। लेक्चर नंबर 21 है, यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आपके लेक्चर्स की तरतीब में इसका नंबर जो है वो 17 होगा, ठीक है। ऑलरेडी 17 के नाम से मैंने ऐड किया हुआ है, लेकिन वो इसका अगला पार्ट है। तो आप जब इसको रिवाइज करेंगे या इसकी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों ने इसको लेक्चर नंबर 17 के तौर पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो आज के इश्यूज देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें देखनी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग के अंदर। इन्वेंट्री कैलकुलेशन जो है या इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इसको बुनियादी अहमियत दी जाती है। अगर आज के जो टॉपिक है इसका प्रीव्यू करें हम, तो इसके अंदर एक चीज ये मैं चेंज कर लूँ, ये नंबर 8 है जी। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मुझे फिर जो है ना इसको करना पड़ेगा। अब आ रही है? नो Yes, सर sir. सही आवाज नहीं आ रही। अभी भी? अब तो मैं बेटा मेरी आप सर आवाज आपकी हैंडफ्री में कोई मसला मुझे लगता है। आ रही है सर आवाज आ रही है बेटा? देखें मेरे यहाँ पे शो Yes. हो आ रही है यस लेकिन सर। आ रही है सर आवाज आपकी। हैंड फ्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कोई सिस्टम के अंदर इशू है, इसका जो एलएमएस है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मुझे इसका प्रॉब्लम लग गया। ओके बेटा, तो आज के टॉपिक का जिस वक्त आवाज ना आए तो हल्का सा आप मुझे बता दीजिएगा। ओके बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है, जो बुनियाद सर फिर नहीं आ रही सर आवाज आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। है ना? हाँ जी, अब आ रही है? जी सर। जी सर। ये मुझे हैंड फ्री तो बीमार नहीं वैसे लगती, ये कुछ सिस्टम का ही प्रॉब्लम लगता है। जैसे ही मैं पीछे होकर बैठता हूँ आवाज़ खत्म हो जाती है, आगे होकर बैठता हूँ तो आवाज़ आने लग जाती है। अब इसका मतलब है मुझे यही रहना पड़ेगा। चलें ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, आज के जो इश्यूज में हमने एक लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें मर्चेंडाइजिंग के इश्यूज की हमने बात की थी कि मर्चेंडाइजिंग के अंदर सिर्फ एक किस्म की इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन की जाती है, जो कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है। जबकि जो इन्वेंट्री कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 8 में हम चीजें डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करनी है। इन्वेंट्री को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस जिसको सेमी फिनिश गुड्स कहा जाता है, और रॉ मटेरियल खाम माल की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो 3 किस्म की इन्वेंट्रीज मेंटेन करते हैं, होते तीनों ही एसेट हैं, और तीनों को ही बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन रूल के तहत बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर सब हेडिंग की सूरत में इन्वेंट्रीज की सूरत में शो किया जाता है। इसी तरह फिर हम इसके बेसिक कवानीन देखेंगे कि इन्वेंट्री की क्वांटिटीज को कैसे डिटरमिन करते हैं, उसकी
जो क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। जाहिर सी बात है कि जब अदारों को, मैन्युफैक्चरर्स को जैसे जैसे चीज़ें बनानी होती हैं वैसे वैसे उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से कुछ चीज़ें स्टोर में पड़ी रहती हैं, कुछ इस्तेमाल हो जाती हैं, कुछ जो हैं वो रिटर्न करनी पड़ जाती है। तो आपने ये देखना है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ कि आपके पास बैलेंस में इन्वेंट्री की क्वांटिटी कितनी है और फिर हम उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड की जाती है और फिर हम 3 बेसिक जो इन्वेंट्री कैलकुलेशन मेथड है जिनको लाइफो, फाइफो और एवरेज मेथड का नाम दिया जाता है, इसकी बात करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ, मेन इश्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्लासिफाइंग इन्वेंट्री। क्लासिफिकेशन मीन दर्जाबंदी करना, इन्वेंट्रीज की दर्जाबंदी करते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइड नंबर 3 पे आपको नजर आ रहा होगा कि 2 किस्म की अलहदा से कंपनीज को मैंने क्लासिफाई किया है, मर्चेंडाइजिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर हम मर्चेंडाइजिंग कंपनी की बात करते हैं, इस टॉपिक को हम ऑलरेडी मिड से पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओनली एक किस्म की क्लासिफिकेशन होती है इन्वेंट्री की और वो फिनिश गुड्स की होती है। यानी मर्चेंडाइजर जो होते हैं वो चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते, कोई वर्क परफॉर्म नहीं करते, उन्होंने मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से चीज़ें लेनी होती हैं और उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको मार्केट में सेल कर देना होता है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो होती हैं जो रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करती हैं, यानी कुछ कन्वर्जन प्रोसेस होता है, देन चीज़ें प्रोड्यूस करके फिनिश गुड्स की सूरत में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर 3 किस्म की जो इन्वेंट्रीज हैं वो मेंटेन की जाती हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल खाम माल को कहते हैं। नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस, यानी ऐसी चीज़ें जिन पे स्टिल अभी काम हो रहा है, कुछ काम हो चुका है, कुछ होने वाला है। यू कैन से दैट कि अबाउट 80%, 85% या 90% काम हो चुका हो, लेकिन कंप्लीट होने के लिए स्टिल 10 to 15 और 20% काम जो है वो रिमेनिंग हो। ऐसी इन्वेंट्रीज को जो नामुकम्मल होती हैं उनको वर्क इन प्रोसेस का नाम दिया जाता है। जबकि तीसरी किस्म जो होती है उनको फिनिश गुड्स का नाम दिया जाता है। जो तैयार शुदा चीज़ें होती हैं 100% उनकी कंप्लीशन हो चुकी होती है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अब रेडी होती हैं मार्केट में सेल करने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में 3 किस्म की इन्वेंट्री सेल होती हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा भी हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, कतई नज़र इसके कि इसकी दर्जाबंदी क्या है, कंपनीज रिपोर्ट ऑल इन्वेंट्रीज अंडर करंट एसेट्स। कंपनीज क्या करती हैं कि इन इन्वेंट्रीज को करंट एसेट की हेडिंग के अंदर यानी बैलेंस शीट के अंदर एसेट के तौर पे शो करती हैं। चाहे मर्चेंडाइजिंग कंपनी हो और उनके पास एक ही किस्म की इन्वेंट्री हो तो वो भी एसेट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और यहाँ पे तीनों किस्म की इन्वेंट्री मेंटेन हो रही हो, तो ये जितनी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री तीनों के तहत अलग-अलग निकलेगी, वो बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स आप करंट एसेट के तौर पे शो कर देंगे। नंबर 2 इशू, सबसे पहले तो हमने इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन कर ली कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री कितनी किस्म की होती है। तो सेकंड इशू कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी को डिसाइड हमने करना। जाहिर सी बात है कि बैलेंस शीट के अंदर जब इन्वेंट्री को रिपोर्ट करते हैं तो सिर्फ उनका अमाउंट ही हमने वहां पे मेंशन नहीं करना, बल्कि उनकी जो क्वांटिटी है यानी उनकी तादाद है उसको भी स्पेसिफाई करना है कि इतनी चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं और इनकी लागत ये बनती है। तो जब फिजिकल फ्लो या फिजिकल इन्वेंट्री टेकन फॉर 2 रीजन, यानी जब हम चीजों की गिनती करते हैं जाके तो गिनती करने के 2 रीजंस होते हैं। जाहिर बात है कि जो अमाउंट आपने वहां पे शो करना है उसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ये अगर ये कॉस्ट शो हो रही है तो इसमें कितनी आइटम मौजूद हैं, पर आइटम की कॉस्ट कितनी हो सर आपकी सकती है। आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है? अब बोलें। जी सर आ रही है अब। ओके अच्छा, अभी इन्वेंट्री जो है ये 2 रीजंस इसके हो सकते हैं वहां पे काउंट करने के। अगर तो हम, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 मर्चेंडाइजिंग के अंदर पढ़ा था कि 2 किस्म की इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। पहली को आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं, जबकि दूसरे को पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ये बड़ा कंप्रीहेंसिव सिस्टम होता है जिसमें चीज़ों को डेट बाय डे
और ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन नोट करते हैं। जैसे जैसे चीजें आपके पास आती हैं हम उनको नोट कर लेते हैं, जैसे ही चीजें इशू हो जाती हैं फॉर यूज इन प्रोडक्शन उसको भी नोट कर लिया जाता है। तो इसको साथ साथ रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। ये बड़ा डिटेल्ड सिस्टम होता है, जबकि प्रोडक्ट इन्वेंटरी सिस्टम में चीजों को डेट बाय डेट नोट करने की जरूरत नहीं होती, एडजस्ट करने की या रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसमें इन्वेंट्री को किसी पीरियड के स्टार्ट में रिपोर्ट किया जाता है या किसी पीरियड के एंड पे ही रिपोर्ट किया जाता है। तो दोनों सिस्टम के तहत इसकी जो जरूरत होती है, इसकी जो रीजंस होती हैं, इनको देखते हैं। पहले हम बात करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की। इसके अंदर दो वजूहात हैं जो फिजिकली जाके आपने इन्वेंट्री यानी स्टॉक को गिनना है। नंबर 1, चेक एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड, यानी ये देखना कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपने की हुई है, चीजों को हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या उनकी तादाद जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर उतनी ही है जितनी के स्टॉक रूम के अंदर पड़ी हुई है। तो डॉक्यूमेंट को साथ ले लेते हैं और स्टॉक रूम में जाके चेक कर लिया जाता है गिन के खुद। तो फिर वहां पे इस चीज की तौसीक हो जाती है कि चीजें सही रिपोर्ट हुई हैं। नंबर 2, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री लॉस्ट, यानी आपको ये पता चल जाता है कि इन्वेंट्री का नुकसान कितना हुआ है। यानी अगर जनरल प्रैक्टिस की बात करें तो 90 to 95% केसेस में ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा शो हुई हुई होती है, लेकिन फिजिकल काउंट में जाके पता चलता है कि उनकी तादाद कम होती है। तो फिर वहां पे जितनी इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मिसिंग होती है उसको हम एक लॉस की सूरत में शो करते हैं। लॉस 2 या 3 किस्म का हो सकता है, मसलन वेस्टेड रॉ मटेरियल हो सकता है जो कुछ ज़ाया हो जाता है, ठीक है, नुकसान हो जाता है। जैसे शॉप लिफ्टिंग है, जहाँ पे आपने स्टोर किया हुआ है, शॉप में रखा हुआ, वहां से चोरी हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है। या इम्प्लाई थेफ्ट है, यानी आपके जो मुलाजमीन हैं वो भी इस किस्म की चोरी में मुलव्वस हो सकते हैं। तो ये 2 या 3 वजूहात हो सकती हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन्वेंट्री ज़्यादा शो हो रही हो लेकिन फिजिकल काउंट में जाके पता चले कि इन्वेंट्री कम है। इसी तरह 2 ही रीजंस होती हैं प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम के तहत चीज़ों को, इन्वेंट्री को फिजिकल काउंट करने की। नंबर 1, डिटरमिन द इन्वेंट्री ऑन हैंड। चूंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास होती नहीं, तो फिजिकल काउंट करने से जो आपके सामने तादाद आती है उसकी बुनियाद पे आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमारे पास स्टॉक रूम में इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, ये उनकी तादाद है। और फिर अगले मरहले पे जाके उनकी कॉस्ट वैल्यू इन डॉलर और रुपीज कैलकुलेट की जाती है। नंबर 2, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द पीरियड। जितनी चीजें पड़ी होती हैं उनकी भी कॉस्ट रिपोर्ट कर दी जाती है, और जितनी चीजें सेल हो जाती हैं या उनको यूज कर लिया जाता है और उनको फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनको भी रिपोर्ट करने में आसानी रहती है। तो दोनों के लिए ये 2 रीजंस हो सकती हैं कि जब हम इन्वेंट्री की क्वांटिटी को मालूम करते हैं। इसी चीज को जरा डिटेल में देखते हैं अगली स्लाइड पे। टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, यानी कैसे हम इसको करते हैं। इन्वॉल्व, इसके अंदर शामिल है काउंटिंग, गिनती करना, वेइंग, वजन करना, आर मेजरिंग ईच काइंड ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड। किस किस्म की इन्वेंट्री है, मसलन आपके पास इन्वेंट्री में कुछ ऐसे टूल्स पड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ मॉडल्स के हैं, मुख्तलिफ वैल्यू के हैं, तो उनकी वैल्यू को मेजर कर लिया जाता है। कैसे और किस वक्त करते हैं। व्हेन द बिजनेस इज क्लोज्ड और बिजनेस इज स्लो, जिस वक्त बिजनेस बंद हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड आपने डिसाइड किया हुआ है या अकाउंटिंग का टाइम फ्रेम दिया हुआ है, उस टाइम फ्रेम के ख़त्म होने पे किया जा सकता है, या जिस वक्त हम महसूस करें कि बिजनेस जो है मार्केट में इतना अच्छा नहीं चल रहा बल्कि स्लो चल रहा है। जबकि दूसरी रीज़न होती है और टाइमिंग होती है इसकी फिजिकल इन्वेंट्री कैलकुलेशन की एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अमूमी तौर पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है, यानी इसकी जो रिपोर्टिंग होती है फिजिकल काउंट, एक अकाउंटिंग पीरियड के क्लोज होने पे ही की जाती है। और जो लेजर कार्ड्स बनते हैं इन्वेंट्री कैलकुलेशन के, वो मंथली बेसिस पे अमूमी तौर पे बनते होते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई भी पीरियड हो सकता है। इन्वेंट्री को आप 3 महीने की बुनियाद पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 महीने की बुनियाद पे भी कर सकते हैं, और पूरा जो आपका एक अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 साल होता है उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। द प्राइमरी रीजन फॉर टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री, यानी बुनियादी वजह इसकी क्या होती है फिजिकल काउंट करने की, यानी हाथ से जाके गिनती करने की,
इज टू एडजस्ट द परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, कि जो आपका परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंट के अंदर इन्वेंट्री की इतनी तादाद और इतनी वैल्यू शो हो रही है, जबकि फिजिकल काउंट में जाके आपको स्टॉक रूम का विजिट करके ये पता चलता है कि चीज़ें कितनी पड़ी हुई हैं। तो फिर वहाँ से जो आपने डिफरेंस होती है वो 2 या 3 किस्म के वजूहात के मुताबिक उनको उसके अंदर चार्ज करना होता है, यानी या तो थेफ्ट हो सकती है, या स्पॉइलेज यानी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं जो काम के काबिल नहीं रहती, या ब्रेकेज हो सकती है, कुछ चीज़ें उठाने रखने की सूरत में टूट भी सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो मेथड्स आपने अप्लाई करने हैं वो नेचर ऑफ गुड्स के मुताबिक भी डिपेंड करता है कि अगर चीज़ें टूटने वाली हैं तो वहाँ पे और मेथड लगना चाहिए, अगर चीज़ें ड्यूरेबल हैं यानी पायदार हैं तो फिर उनके ऊपर मेथड और अप्लाई होना चाहिए। अगली स्टेजेस पे जाके हम इन्वेंट्री मेथड की भी बात करेंगे, साथ में उनके कुछ थोड़े थोड़े इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनिंग द इन्वेंट्री क्वांटिटी, एक और अहम इशू कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी की जो मलकियत होती है वो किसके नाम पे होगी। सारी सी बात है, जब हम चीज़ बाजार में लेने के लिए जाते हैं तो हमने चीज़ पसंद करके उसकी प्राइस पे करके लेनी होती है। तो यहाँ पे एक इशू डिस्कस करना कि ऑनरशिप जो है किस वक्त है या किस वक्त तक किसके पास है, तो ऑनरशिप के मुताबिक ही डिसाइड होता है कि चीज़ें कितनी है। मसलन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है चीज़ें अभी सफ़र में हैं। मसलन मैंने अभी ऑर्डर दिया है ये जो Draas.com पे एक चीज़ मंगवाई है, मैंने ऑर्डर मैंने दे दिया और मैंने वहाँ पे पेमेंट सिस्टम में कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर दिया है, तो चीज़ वहाँ से मेरे तक पहुँचेगी। इसमें सेलर की ड्यूटी है कि चीज़ जी जी बंद करें बेटा, माइक अपना बंद करें। यानी मैंने जब ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो ये सेलर की ड्यूटी है कि मेरी डेस्टिनेशन पे वो चीज पहुंचाएगी, चीज की इंस्पेक्शन मुझे करवा के तो उसके बाद वो उसके पैसे वसूल कर लेंगी। तो जब तक चीज मेरे हैंडेड ओवर यानी मेरे हैंड ओवर नहीं हो जाती उस वक्त तक उस चीज की मलकियत अभी सेलर के पास ही है, बायर के पास नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद मार्केट में जाता हूँ और सेलर के स्टोर से चीज परचेज करके लाता हूँ, जब मैंने उसके काउंटर पे पैसे पे कर दिए और चीज वहां से मैंने जब ले ली अपने पास, तो उस वक्त फिर वो चीज की ऑनरशिप मेरे तक ट्रांसफर होगी। तो गुड्स इन ट्रांजिट दो सूरतों में हो सकती है, जिस वक्त आप चीजें खरीदते हैं और जब तक वो आपको वसूल ना हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको Draas.com की एग्जांपल दी है। इसी तरह चीजें जब सेल की जाती हैं, जब तक बायर उसका कब्जा नहीं ले लेता उस वक्त तक वो चीज जो है वो सेलर की मलकियत में ही रहती है। तो दोनों सूरतों में ऐसे होता है, यानी परचेजिंग के वक्त भी चीजें इन ट्रांजिट होती हैं और सेल करते हुए भी चीजें इन ट्रांजिट हो सकती हैं। यानी अगर मैं सेलर हूं, किसी ने मेरे से डिमांड की है चीजों की, मुझे लिखवा दिया है, मैं चीज उसको भिजवाऊंगा, जब तक चीज उसकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती या पहुंच जाती उस वक्त तक वो चीजें जो हैं इन ट्रांजिट हैं। गुड्स इन ट्रांजिट शुड बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री ऑफ कंपनी, इसको कंपनी की इन्वेंट्री में शामिल करना होता है। दैट हैज लीगल टाइटल, कौन करेगा? जो उसका मालक है, जिसकी कानूनी तौर पे ये अहलियत है कि वो चीजों का मालक है। तो मालक होने का कानून मैंने अभी बता दिया है कि जब तक सेलर चीज बायर के हैंडओवर ना कर दे उस वक्त तक वो चीज जो है सेलर की मलकियत है, और एक दफा चीज जब बायर के हैंडओवर हो गई तो फिर वो बायर की चीज हो जाएगी। तो खरीदार जो है अगर चीजों का मालिक बन गया है तो वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर उन चीजों को करंट एसेट के अंदर अपने एसेट के तौर पे शो कर देगा। इसी तरह अगर सेलर ने अभी चीजें उसको हैंडओवर नहीं की लेकिन सेल का मुआहदा जरूर तय पा गया, तो अभी तक वो चीज उसकी इन्वेंट्री यानी स्टॉक के अंदर ही शो होगी, तो उस सूरत में सेलर की बैलेंस शीट का हिस्सा है। लीगल टाइटल इज डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ सेल, यानी ये चीज वही है कि जो लीगल ऑनरशिप है यानी कानूनी मलकियत जो है वो सेल के मुआहदे के मुताबिक होती है कि चीज को सेल करने का जो मुआहदा तय पाया है उसमें क्या शराइत थी, क्या चीजें सेलर खुद छोड़ के आएगा बायर के डेस्टिनेशन तक या बायर खुद आके चीजें लेगा, तो ये चीजें उसके मुताबिक डिसाइड होती हैं। गुड्स इन ट्रांजिट
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी वॉइस गुम हो गई है। क्या कम हो रही है आवाज? अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है आवाज आपकी। ओके। सर आवाज आएगा नहीं? बड़ा कोई प्रॉब्लम हो सकती है सिस्टम के अंदर। अच्छा खैर सुने। अच्छा ये चीज तो हमारी डिस्कस होगी, अगले इशू की तरफ चलते हैं। डिटरमिनिंग द इन्वेंट्री क्वांटिटी, ये गुड्स कंसाइन या इसकी हमने बात जो है कर ली हुई है। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स की तरफ। सर हम मैथ का लेक्चर ले लें? हाँ जी चलें, ले लें। इसकी रिकॉर्डिंग लगी हुई है, इसका लिंक ऐड कर दिया जाएगा। ओके सर। इन्वेंट्री कॉस्टिंग, इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो इन्वेंट्री हमने बैलेंस शीट में शो करनी है उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके लिए 4 मेथड ये स्लाइड नंबर 9 पे शो हो रहे हैं। इसमें से आप मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जब तक आपको चीज़ों की नेचर का, नौयत का नहीं पता, आप चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते। अभी तो इस मेथड में, इस लेक्चर के अंदर तो जस्ट हमने यही सीखना है कि अगर ये 4 मेथड है। नहीं आ रही है। क्या सर आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही है, काइंडली अपना नेट ठीक कर लें। अब नेट मेरा बहुत अच्छा है, ये सिस्टम का इशू है। यहाँ से मेरे पास प्रॉपर जो है वो शो हो रहा है। ये उस सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे नेट का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो मैं अकेला यूजर हूँ, वो मेरे पास बड़ा हैवी कनेक्शन यहाँ पे मौजूद है, 10 MB का कनेक्शन है, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, DSL पे। तो ये कुछ सिस्टम का ही बेटा इशू है। अच्छा बेटा, हम इसमें बात करेंगे यूनिट कॉस्ट कैन बी अप्लाइड टू क्वांटिटीज। जब इन्वेंट्री कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं और पर यूनिट पे प्राइस क्या है। उनको अप्लाई करके तो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस के तहत 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें एक मेथड जो कि पहला लिखा हुआ है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। आगे जाके मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बयान करूंगा कि ये तकरीबन दुनिया में सिर्फ 2% इस्तेमाल होता है, यानी ना होने के बराबर है। लेकिन इसके अलावा मैंने ये जिसके साथ मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है, 3 मेथड और हैं, यानी फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट मेथड। ये जो मेथड्स हैं ये दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन तीनों में से भी जो फाइफो का मेथड है, यानी जो चीज स्टॉक में पहले आती है, सेल करते हुए उसे सेल भी पहले करेंगे, ये रूल है, ये दुनिया में तकरीबन 46 to 47% तक इस्तेमाल होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो मेथड जो है, ये दुनिया में इसकी इम्प्लीमेंटेशन तकरीबन 26 to 27% तक है, जबकि रिमेनिंग तकरीबन 17% जो है ये एवरेज कॉस्ट मेथड जो है ये इस्तेमाल होता है। तो डिपेंड करता है, हम चीज़ों की नेचर के मुताबिक भी डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेंट्री कैलकुलेशन के लिए कौन सी कॉस्ट फ्लो अजम्पशन इस्तेमाल करनी है। ये जो 4 मेथड हैं ये कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस कहलाती हैं, यानी चीज जैसे जैसे आपके स्टॉक में आती है वैसे इशू हो तो हम उसको तो फिर फाइफो का नेम देते हैं, या एक इन्वेंट्री का शेड्यूल आपको दे दिया जाए और इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि फलां लॉट में से इतनी चीजें आउट कर दो, फलां लॉट में से इतनी चीजें आउट कर दो, तो उसको हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का नाम देते हैं। तो इन मेथड्स को अगली स्लाइड पे जाके डिटेल में 1 by 1 देखते हैं कि कैसे चीजें जो हैं वो नोट होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं, ये जो 3 मेथड मैंने आपके सामने 4 मेथड बताए हैं, इनका थोड़ा सा एक कंपैरिजन करते हैं ताकि आपको बुनियादी लेवल पे ही ये समझ आ जाए कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होती है और हम इनको इन मेथड्स के तहत जब चॉइस करेंगे तो हमारे पास रीजंस क्या होंगी इनकी चॉइस करने की। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स समरी बयान करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन सी होती है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड, यानी जिन यूनिट्स को सेल किया जाएगा जस्ट उन्हीं की कॉस्ट हमने ऐड करनी होती है कॉस्ट के अंदर।
और क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन सी होगी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग, जो यूनिट आपके स्टॉक में बचे पड़े हैं उसकी लागत का हमें पता होता है। अगर वो मिक्सअप भी हो तो हमारा रिकॉर्ड जो होता है वो बता रहा होता है कि फलां चीज कितने रेट पे हासिल की गई थी। अब कमेंट्स इसके क्या हैं? पैरेलल फिजिकल फ्लो। पैरेलल फिजिकल फ्लो ये होता है कि चीज नॉर्मली जैसे जैसे आती है हम रूटीन के मुताबिक उसके मुताबिक ही सेल करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में ये जरूरी भी नहीं होता कि चीज जैसे आएगी वैसे सेल करनी है। बाज़ औक़ात चीज जो लोग पुरानी ही पसंद कर लेते, नई पसंद ही नहीं करते, या बाज़ औक़ात वो नई वाली में से कहता है कि इसमें से दे, पुरानी हमने नहीं लेनी। तो जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक जैसे इंस्ट्रक्शन आपको होगी कि फलां में से चीज को आउट कर दें या फलां में से इसको आउट कर दें, तो आप उसके मुताबिक उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। नंबर 2, लॉजिकल मेथड व्हेन यूनिट्स आर यूनिक। ये उस वक्त ज्यादा अहम मेथड हो जाता है जिस वक्त चीजें जो है यूनिक नोयत की होती हैं। यूनिक मीन बहुत रेयर हों, चीजें मुश्किल से मिलने वाली हों, तो फिर वहां पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही लगा दिया जाता है। नंबर 3, मे बी मिसलीडिंग फॉर आइडेंटिकल यूनिट्स। लेकिन उस वक्त ये मेथड जो है सही नहीं होता जहाँ पे चीजें एक जैसी हों, तो वो पहचान करना मुश्किल हो जाए कि कौन सी पुरानी है या कौन सी नई है, तो वहां पे ये मेथड बेहतर नहीं होता। दूसरा मेथड आपके पास है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये होता है कि जितनी टोटल कॉस्ट टोटल परचेज यूनिट की होती है उस कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक प्राइस निकल आती है पर यूनिट की बुनियाद पे जिसको एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं। तो फिर यही एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे भी अप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग इन योर इन्वेंट्री उस पे भी अप्लाई कर देंगे। यानी इस मेथड के तहत हम 3 मरहलों पे काम करेंगे। पहले मरहले पे हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। जब कॉस्ट पर यूनिट एवरेज में निकल आएगी तो उस एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे भी अप्लाई कर देते हैं और नंबर ऑफ यूनिट इन योर इन्वेंट्री उस पे भी अप्लाई कर देते हैं। अब इसके कमेंट्स क्या हो सकते हैं? assigns all units the same average unit cost। सबसे पहले तो हम ये करते हैं, बेटा अपना माइक ऑफ कीजिए, जिस किसी का बच्चे का माइक ऑन है माइक ऑफ कर दें। assign all units the same average unit cost। सबके ऊपर चाहे यूनिट सोल्ड हैं चाहे यूनिट आपके पास रिमेन्ड इन योर इन्वेंट्री हैं, उसके ऊपर एक ही जो कैलकुलेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होती है उसको अप्लाई किया जाता है। नंबर 2, करंट कॉस्ट आर एवरेज्ड इन विद ओल्डर कॉस्ट। यानी जो पुरानी चीजें होती हैं अमूमी तौर पे उनकी लागत कम होती है, लेकिन जो लेटेस्ट चीजें होती हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन एवरेज में सबकी कॉस्ट को मिला के एक कॉस्ट निकाली जाती है, तो इसका मतलब पुराने और नए की कॉस्ट पर यूनिट पे सेम हो जाती है। तीसरा मेथड हमारे पास जो होता है इन्वेंट्री कैलकुलेशन के लिए वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इसको फाइफो की अब्रेविएशन दी जाती है। यानी जो चीज स्टॉक में आपके पास पहले आती है इस्तेमाल करते हुए उसको पहले यूज किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ अर्लीस्ट परचेज ऑन हैंड प्रायर टू द सेल। यानी जिस वक्त चीजें सेल करते हैं तो जो आपके स्टॉक में पुरानी तरीन चीजें पड़ी होती हैं उनको पहले सेल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर चीजें वो होंगी जो लेटेस्ट परचेज होंगी, यानी आपने खरीदी होंगी, उनको आप तरतीब के लिहाज से बाद में सेल करेंगे, पहले वो बेच देंगे जो चीजें पहले से पड़ी हुई हैं। इसके कमेंट्स क्या हैं जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज बेस्ड ऑन ओल्डर कॉस्ट। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि उन चीजों को कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड किया जाता है जो पुरानी आपने या सबसे पहले परचेज की होती हैं। अगर वो खत्म हो जाए लॉट तो फिर उसके बाद वाली लॉट की बारी आती है। नंबर 2, इन्वेंट्री वैल्यूड एट करंट कॉस्ट। इन्वेंट्री को मौजूदा वैल्यू पे यानी जो लेटेस्ट परचेज होती है उसके मुताबिक कैलकुलेट करके तो बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स इन्वेंट्री वैल्यू मेंशन कर दी जाती है। नंबर 3, मे ओवरस्टेट इनकम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस। जिस वक्त चीजों की कीमतें बढ़ रही होती हैं उस वक्त ये चीजों की प्राइस ज्यादा शो होने से जो आपकी इनकम जो है उसको भी ओवरस्टेट कर देती है। स्टूडेंट्स ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर ज्यादा होगी प्रॉफिट भी उसके मुताबिक ज्यादा ही रिपोर्ट होता है, और जिस मेथड के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर कम होती है
तो उसी मेथड के तहत आपका जो रिपोर्टेड प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। ये आगे जाके हम देखेंगे। बस ये रूल जेन में रख लेना आप लोगों ने कि मोर क्लोजिंग स्टॉक मोर प्रॉफिट, लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस प्रॉफिट। फोर्थ मेथड जो हमारे पास है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी इसको अब्रेविएट किया जाता है लाइफो से, जिसका मतलब ये हुआ कि जब चीजों को सेल करेंगे या इशू करेंगे तो जो लेटेस्ट परचेज होगी उसमें से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में चीजें बचेंगी वो पुरानी तरीन जो आपके पास पड़ी होंगी वो दोबारा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ही रहेंगी। हम बेचते जाएंगे, जैसे जैसे नई चीजें आती हैं वैसे वैसे उनको बेचते चले जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं ये जस्ट अपोजिट टू फाइफो है। फाइफो में पुरानी तरीन चीजें बेची जाती हैं और लेटेस्ट चीजों को स्टॉक का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन लाइफो के अंदर नई या लेटेस्ट चीजें जो आपके पास स्टॉक में आती है उनको बेचा जाता है, जबकि जो पुरानी पड़ी होती हैं वो वैसे ही आपके स्टॉक के अंदर पड़ी रहती हैं। और अमूमी तौर पे जो चीजें पुरानी होती हैं उनकी वैल्यू कम होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू की रिपोर्ट होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शोन एट रीसेंट प्राइसेस, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेटेस्ट प्राइस पे शो किया जाता है, और जबकि इन्वेंट्री शोन एट ओल्ड, यानी जो पुरानी तरीन चीजें पड़ी होती हैं उनकी चूंकि इन्फ्लेशन की जो एक अजम्पशंस है उसके तहत पुरानी चीजें जरा सस्ती भी होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू से आपका रिपोर्ट होगा। मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, उस वक्त जिस वक्त कीमतें बढ़ रही होती हैं तो उस वक्त इसको कंजर्वेटिव कंसिडर किया जाता है। यानी जब हमने टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इन्वेंट्री को रिपोर्ट करना होता है तो हम लाइफो को यूज करते हैं। वजह इसकी ये होती है कि लाइफो के तहत इन्वेंट्री कम रिपोर्ट होती है, इन्वेंट्री कम रिपोर्ट होगी तो प्रॉफिट कम रिपोर्ट होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए, यानी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं या पब्लिक को शो करने के लिए फाइफो ज्यादा बेटर होता है। क्यों? फाइफो के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर ज्यादा निकलती होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉफिट ज्यादा रिपोर्ट हुआ होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मालकान या जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश होते हैं कि हमारी कंपनी में मुनाफा या प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, अर्निंग ज्यादा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पर्पसेस के लिए हम फाइफो को प्रेफर करते हैं, जबकि टैक्सेशन पर्पसेस के लिए हम लाइफो को कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड की वन बाय वन। यानी पहले हमारे पास है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि रूटीन का मेथड नहीं है। वर्ल्ड प्रैक्टिसेस अगर देखें तो दुनिया में ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। तकरीबन पूरी दुनिया में अगर रेशो कैलकुलेट की जाए तो 2% के करीब लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को यूज करते हैं। रूटीन प्रैक्टिसेस के अंदर ये 3 मेथड ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनको हमने फाइफो, लाइफो और एवरेज कॉस्ट मेथड का नेम दिया है। ये आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रख रहा हूं मैं। Assume that Crivets TV company purchases 3 identical 50-inch TVs on different dates, यानी 3 मुख्तलिफ डेट्स पे 50 इंच के टीवी इस कंपनी ने खरीदे हैं। पहले की कॉस्ट जो है वो $700 है, दूसरे टीवी की कॉस्ट जो है $750 है, तीसरे टीवी की जो कॉस्ट है वो $800 है। ये सारे के सारे नीचे इस टेबल के अंदर परचेज के अंदर शो किया गया है। पहला टीवी February 3 को लिया गया एट 700, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पर टीवी। दूसरा टीवी आपने March 5 को लिया है, इसकी कॉस्ट जो थी 750 है। और तीसरा टीवी जो है 22 मई को लिया आपने, तो इसके अंदर भी इसकी जो कॉस्ट है, प्राइस जो आपने पे की है परचेज प्राइस, वो 800 है। तो यहाँ पे आप देखें जो पुरानी चीज़ है जो February 3 को ली गई थी उसकी वैल्यू कम है, जबकि उसके बाद वाली डेट पे जो ली गई उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है। और जब मई 22 उसके भी 2 महीने बाद जब चीज ली गई तो आपने देखा कि इसकी कीमत बढ़ी हुई है। तो ये अब बिल्कुल सही इन्फ्लेशन का जो अजम्पशन है उसके मुताबिक है कि चीजें जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है महंगी होती हैं तो पुरानी चीजें सस्ती होंगी। दीज फैक्ट्स आर समराइज बिलो। अब इसमें से जून 1 को 2 टीवी सेल कर दिए हैं। एक टीवी की जो प्राइस है वो $1200 है, ये बताया भी हुआ ऊपर। ड्यूरिंग द ईयर क्रिविट्स सोल्ड 2 सेट्स एट $1200 ईच। आपके स्टॉक में 3 टीवी पड़े हुए हैं, उसमें से 2 टीवी उठा के पर टीवी $1200 पे सेल कर दिया है। तो हम इसको इस टेबल के अंदर भी शो कर रहे हैं। 2 टीवी आपने सेल किए हैं,
1200 इंटू 2 किया तो टोटल 2 टीवी $2400 के सेल हो गए। अब आपने जब इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है और कॉस्ट ऑफ सेल बतानी है, दो चीजें आपने रिपोर्ट करनी होती हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि 2 टीवी जो आपने सेल किए हैं, इसकी जो कॉस्ट बताई हुई है, सेल प्राइस बताई हुई है 1200 है, तो यहाँ हमें पता चल गया 1200 ज़रब 2 किया तो 2400 की सेल आपके पास हो गई 2 टीवी की। जब टोटल 3 टीवी थे, 2 टीवी आपने सेल कर दिए, तो इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपके पास 1 टीवी पड़ा हुआ है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा टीवी हमने जो है क्लोजिंग स्टॉक के लिए बचाना है और कौन से टीवी हमने सेल करने हैं। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होगी, इसमें इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी कि फलां टीवी सेल कर दें और फलां जो टीवी है उसको क्लोजिंग स्टॉक के लिए बचा लें। मतलब ये इसके नीचे डिटेल दी हुई है। If Crivets sold the TVs it purchased on February 3 and May 22, यानी इसमें बता दिया गया है कि सेल में ये 2 टीवी रिकॉर्ड करने हैं जो फरवरी 3 और मई 22 को परचेज किए थे। यानी पहला टीवी जो था वो $700 में परचेज किया गया था, दूसरा टीवी आपने $800 में परचेज किया था। तो यहाँ से तो डिसाइड हो गया जो टीवी हमने सेल किए हैं, जिनकी सेल प्राइस 2400 दी हुई है, उन टीवीज की जो कॉस्ट बनती है वो 700 और 800 1500 बनती है, नीचे मैंने रिपोर्ट कर दी है। देन इट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1500। कैसे बनी? पहले टीवी की 700, दूसरा जो कि मई 22 वाला हमने सेल किया वो 800, वो भी यहाँ शो कर दिया, तो टोटल आपके पास 1500 बन गई। यानी जिस टीवी को आपने 2400 में सेल किया है उसकी जो कॉस्ट बनती है वो दोनों की $1500 बनती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी 3 वाला भी सेल हो गया, मई 22 वाला भी सेल हो गया, तो सेंटर वाला ये जो मार्च 5 वाला है ये वैसे ही आपके पास बच गया, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक में ले जाएंगे। तो एंडिंग इन्वेंट्री आपकी यही, एक टीवी $750 का रिपोर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के तहत 2 चीज़ों आपने रिकॉर्ड करना है। कोई भी मेथड हो आपके पास इन्वेंट्री फ्लो का, चाहे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे फाइफो हो, चाहे लाइफो हो, चाहे एवरेज कॉस्ट मेथड हो, आपने इन्वेंट्री इसी असूल के तहत रिकॉर्ड करनी है। यानी 2 चीज़ें आपने लाजमी कैलकुलेट करनी होगी कि जो चीज़ें आपने बेच दी हैं उनकी लागत क्या बनती है, और जो चीज़ें आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई हैं उनकी लागत क्या बनती है। जो चीज़ें आपने बेच दी हैं उनकी तादाद क्या है, और जो चीज़ें आपके स्टॉक में पड़ी हुई हैं उनकी तादाद क्या है। तो इस तरह से हमारा पहला मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल हुआ। आगे जाके इसकी थोड़ी सी डिटेल मजीद देखते हैं कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या है। एक्चुअल फिजिकल फ्लो costing method है in which items still in inventory are specifically costed to arrive at the total cost of ending inventory। जब हम ending inventory के बैलेंस पे पहुंचना चाहते हैं तो इसको खास तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत कम है। और ये किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है? नॉर्मली प्रैक्टिस इज रिलेटिव रेयर, बहुत कम देखने में मिलता है। बहुत कम कॉरपोरेशंस ऐसी हैं जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को, रिकॉर्डिंग प्रोसीजर को अप्लाई करती हैं। मोस्ट कंपनीज मेक अजम्पशन, बहुत सारी कंपनीज ऐसे मफरूजे कायम करती हैं, मसलन कॉस्ट फ्लो अजम्पशन, जैसे कि कहा था चीज़ जैसे जैसे आती है, जैसे जैसे वकूफ़ पज़ीर होती है, वैसे वैसे उसे नोट किया जाता है। अबाउट विच यूनिट्स वर सोल्ड, जैसा कि नॉर्मली ये फाइफो में इसको अप्लाई किया जाता है। अब ये मैंने एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बयान की हुई है कि अगर हम मेजर यूएस कंपनीज की बात भी करें, चूंकि ये जो बुक है हम जो पढ़ रहे हैं ये अमेरिकन राइटर है, तो इसके मुताबिक तकरीबन दुनिया में जो 49% फाइफो मेथड है जी, ये इन्वेंट्री कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, यूज ऑफ कॉस्ट फ्लो मेथड इन मेजर यूएस कंपनीज, जबकि पूरे यूएस के अंदर तकरीबन 27% कंपनीज ऐसी हैं जो लाइफो को रिपोर्टिंग के लिए यूज करती हैं, जबकि 22% कंपनीज ऐसी हैं जो एवरेज कॉस्ट मेथड को रिपोर्टिंग के लिए यूज करती हैं, जबकि रिमेनिंग ये जो येलो कलर का छोटा सा हिस्सा यानी अबाउट 2%, ये आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी इसी 2% के अंदर फॉल करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पाया होता है कि हमें जो आइडेंटिफिकेशन, जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, क्या ये कैलकुलेट करने में आसान है या हमें इसको कब जो है करना चाहिए।
बल्कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में ये गिवन होता है कि आपने किस चीज़ को सेल आउट करना है। कांट वी यूज इट ऑल द टाइम, क्या हम इसको हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल करना उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिकदार में चीज़ों को डील करते हैं। डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा हो, यानी यूनिट मुख्तलिफ रेट इस्तेमाल करना होता है। जो रूटीन की या नॉर्म में चलने वाली तीन कॉस्ट यानी फाइफो, लाइफो या वेटेड एवरेज मेथड या एवरेज मेथड। अब आपके सामने मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखता हूँ जिसके मुताबिक हम तीनों में इस्तेमाल करते हैं जो तादाद है, स्लाइड नंबर 13 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन्वेंटरी कॉस्टिंग में। डेटा फॉर हॉस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स एस्ट्रो कंडेंसर्स, एक आपके सामने ये एक टेबल प्रेजेंट किया हुआ है जिसके 5 कॉलम है। पहला कॉलम में मैंने इसकी डेट मेंशन की हुई है कि चीज़ें इन्वेंट्री में कितनी पड़ी थी, फिर आपने परचेजेस कब की, देन चीज़ों को सेल कैसे किया। ये इसकी डिटेल बताई हुई है कि चीज़ें कब कब परचेज की गई हैं, फिर उनके यूनिट्स बताए हुए हैं, यूनिट कॉस्ट बताई हुई है और टोटल कॉस्ट बताई हुई है। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? जब यूनिट्स को यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। और नीचे मैंने एक यूनिवर्सल फिनोमिना जो है, यानी चीज़ों को नोट करने का प्रोसीजर है, उसको शो किया हुआ है। बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, इन दोनों को यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज को जब जमा कर दिया जाता है तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है। और इसमें से जब एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि तीनों मेथड जो आपके पास, यानी एवरेज कॉस्ट मेथड, फाइफो कॉस्ट मेथड और लाइफो कॉस्ट मेथड जो है, इसके तहत इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। और तीनों मेथड्स के तहत हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी नोट करेंगे और जो चीज़ें रिमेन्ड इन योर इन्वेंट्री यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उसको भी कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहला मेथड है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अर्लीस्ट गुड्स परचेज आर फर्स्ट टू बी सोल्ड, जो चीज़ें आपने पहले से परचेज की हुई हैं सेल करते हुए इनको प्रायोरिटी दी जाती है और उनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दिया जाता है। नंबर 2, ऑफन पैरेलल एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ मर्चेंडाइज। पैरेलल फिजिकल फ्लो का मतलब ये है कि चीज़ें जैसे जैसे आपके स्टॉक रूम में आती हैं आप उनको रिकॉर्ड करते हैं और चीज़ें जिस फ्लो में आपके स्टॉक में इन होंगी उसी फ्लो के मुताबिक चीज़ों को सेल करते हुए प्रायोरिटी वाइज आपने सेल आउट करना है। नंबर 3, जनरली गुड बिजनेस प्रैक्टिस टू सेल ओल्डेस्ट यूनिट्स फर्स्ट। आम तौर पे और बेहतरीन प्रैक्टिस भी यही है कि जो चीज़ें आपके स्टॉक में पुरानी पड़ी हुई हैं उनको पहले सेल करें। यानी ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना रूल भी मैंने बता दिया कि ओल्डेस्ट गुड्स जो होंगी या ओल्डेस्ट कॉस्ट जो होगी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ मुंतकल कर दिया जाता है, जबकि जो लेटेस्ट या रीसेंट कॉस्ट होती हैं यानी जो चीज़ें आपने रिसेंटली परचेज की होती हैं उनको एंडिंग इन्वेंट्री का हिस्सा बना दिया जाता है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये वही वाला टेबल है जो पीछे मैंने आपको दिया था और मैंने बताया था कि ये आपके पास सारा ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस का रिकॉर्ड मौजूद है। हमने क्या करना है, पहले फाइफो मेथड के तहत इसको रिकॉर्ड करना है। तो हर मेथड के तहत आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। स्टेप 1 पे आप एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप 2 में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप एंडिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं, फाइफो मेथड है तो फाइफो मेथड यही कहता है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन जब चीज़ें सेल करेंगे तो ओल्डेस्ट चीज़ें जो हैं या पुरानी तरीन, ये हमें पता चलेगा ये डेट की तरतीब से, यानी जनवरी 1 की जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है ये पुरानी तरीन है। उसके बाद हमने अप्रैल 15 को चीज़ें खरीदी थी, फिर हमने अगस्त 24 को चीज़ें खरीदी थी, फिर हमने नवंबर 27 को कुछ चीज़ें खरीदी थी। ये उनकी तादाद यहाँ पे लिखी हुई है और ये उनकी कॉस्ट भी टोटल लिखी हुई है। अब हम फाइफो के मुताबिक अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ
कि फाइफो के मुताबिक जो लेटेस्ट चीजें होती हैं, नई तरीन चीजें, यानी एंड वाली परचेजेस में से आपने क्लोजिंग स्टॉक बचाना है। कितने यूनिट बचाने हैं ये हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि आपके पास टोटल जो ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स थे वो 100 थे, फिर आपने 900 यूनिट परचेज कर लिए, आपके पास टोटल हो गए 1000 यूनिट्स। इसमें से आपने एंडिंग इन्वेंट्री के तौर पे 450 यूनिट्स जो हैं वो बचाने हैं, और एंडिंग आपके पास जो यूनिट सोल्ड हो गए हैं वो 550 यूनिट्स बनते हैं। तो इस तरह से हमने 450 यूनिट को एंडिंग इन्वेंट्री में बचाना है। तो कॉस्ट फ्लो अजम्पशन के मुताबिक सबसे एंड वाली जो परचेज है वो 400 यूनिट की है। पहले तो हम इसको एंडिंग इन्वेंट्री में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी एंट्री करूंगा, ये नवंबर 27 वाले 400 यूनिट, प्राइस पर यूनिट 13 है, तो टोटल कॉस्ट आपके पास 5200 बन गई। इसी तरह हेलो, तो सबसे पहले हमने एंडिंग इन्वेंट्री के मतलब डिसाइड करना है कि फाइफो मेथड यही कहता है कि जो चीज़ आपके पास स्टॉक में सबसे पहले आई होती है सेल करते हुए, उसे आप सेल आउट कर देते हो, सबसे एंड वाली जो होती है वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बन जाती है। तो सबसे पहले ये जो 400 यूनिट्स हैं हम इसको क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बनाएंगे। तो इसको हमने रिपोर्ट कर दिया। चूंकि हमारा टोटल क्लोजिंग स्टॉक जो 450 यूनिट का है, तो हमें 50 यूनिट और की ज़रूरत है। आखिरी लॉट तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, बाकी हम इस 300 यूनिट्स में से 50 यूनिट ले लेंगे एट द रेट ऑफ 12। तो ये आपने जब लिए अगस्त 24 वाली परचेज में से 50 यूनिट पर यूनिट प्राइस है $12, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 600 बन गया। तो इस तरह से टोटल एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई है 450 यूनिट्स, और इनकी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो 5800। स्टूडेंट मेक श्योर दैट इस चीज़ को यकीनी बनाइएगा कि आपको पता होना चाहिए कि जिस मेथड के तहत क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा निकलती है उसी मेथड के तहत आपका रिपोर्ट जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा रिपोर्ट होगा। अब जब हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर ली और हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास, जो कि यहाँ पे रेड कलर से मैंने मेंशन किया है, वो 12,000 है, और इसको यहाँ पे हम जब लिखेंगे इसमें से अगर एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया जाए, जो कि हमने यहाँ पे 5200 कैलकुलेट की है, 12,000 में से जब 5800 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर जो चीज़ें बचा ली हैं टोटल में से वो अलहदा कर दीजिए, तो बाकी वही बच जाती हैं जो कि सेल आउट हो गई हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास निकल आई है 6200। यानी पहले मरहले पे जो हमने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की है, इस क्लोजिंग स्टॉक को हमने अवेलेबल में से माइनस कर दिया है। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग फाइफो मेथड। अब ये फाइफो मेथड की एक स्नैपशॉट आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ें जो हैं ये कॉस्ट फ्लो अजम्पशन के मुताबिक जो है मैंने शो की हुई हैं, यहाँ पे उनकी वैल्यू है। जो चीज़ें फाइफो के मुताबिक शुरू वाली चीज़ें सेल हो जाती होती हैं, ये उनकी शुरू वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बना दिया, जबकि ये वाली चीज़ें जो है इसको हमने एंडिंग इन्वेंट्री का हिस्सा बना दिया। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास अब हम बात करते हैं इसी इन्वेंट्री को, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है? लेटेस्ट गुड्स परचेज्ड आर फर्स्ट टू बी सोल्ड। जो चीजें परचेज की तरतीब के अंदर लेटेस्ट परचेज होंगी, सेल करते हुए उसको प्रायोरिटी दी जाती है, पहले सेल किया जाता है। उसके बाद अगर वो लॉट खत्म हो जाएगी तो सेकंड नंबर पे जो परचेज होती है फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है, एंड सो ऑन।
Number 3, seldom coincides with actual physical flow of merchandise. यानी ये जस्ट अपोजिट है कि जो फिजिकल फ्लो जिसके तहत चीजें आपके पास आई होती हैं, आप इसमें इसके अगेंस्ट चलते हैं। Number 3, include goods stored in piles such as coal or hay. यानी ऐसी चीज़ों में जो लाइफो मेथड अप्लाई किया जाता है जो ख़राब होने वाली होती हैं, चीज़ें पेरिशेबल होती हैं, चीज़ों को ज़्यादा देर रखना मुमकिन नहीं होता या उनकी जो फिज़िकल लाइफ होती है वो कम होती है, तो वहाँ पे फिर हम इस मेथड को प्रेफरेंस देते हैं, यूज़ करते हैं। तो यूनिवर्सल रूल इसका क्या बन गया कि रीसेंट कॉस्ट यानी जो चीज़ें आपने लेटेस्ट परचेज की होती हैं उनको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ मुंतकिल कर देते हैं जब चीज़ें सेल करते हैं, और जबकि ओल्डेस्ट चीज़ें जो पुरानी तरीन पड़ी होती है उनको वैसे ही एंडिंग इन्वेंट्री का हिस्सा बना दिया जाता है, यानी वो आपके पास पड़ी रहती हैं। तो अब हम इसी क्वेश्चन को लाइफो मेथड के मुताबिक यानी जो लेटेस्ट परचेज होगी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, और जो ओल्डेस्ट आपके पास स्टॉक होगा या परचेजेस होंगी उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं जो हॉस्टन कंपनी का हमने डेटा लिया हुआ है। ये आपके पास ये पहले मैंने डेटा शो किया हुआ है। जनवरी 1 का आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10,000 की, और इसके बाद हमने 3 मुख्तलिफ डेट्स पे परचेजेस की हैं। उसमें यूनिट्स भी हमने मेंशन किए हुए हैं, उनकी यूनिट प्राइस भी मेंशन की हुई है और टोटल कॉस्ट भी बताई हुई है। तो इस तरह से आपके पास टोटल कॉस्ट 12,000 रिपोर्ट हो रही है और टोटल यूनिट्स 1000 है। जैसा कि पहले हम दे चुके हैं कि 1000 यूनिट्स में से 450 यूनिट आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे और जबकि 550 यूनिट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा कि अर्ली स्टेजेस पे मैंने बताया था कि 2 चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जब कोई भी मेथड आप कॉस्टिंग प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। नंबर 1, आप एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करते हैं, और दूसरे मरहले पे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो है वो वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले लाइफो के तहत जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को शो करना चाहेंगे तो अभी मैंने प्रिंसिपल इसका बताया है कि लाइफो में जो ओल्डेस्ट यानी पुरानी तरीन चीज़ें होती हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, और जो लेटेस्ट परचेजेस होती हैं उनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब हम इसमें लिखेंगे हमने टोटल 450 यूनिट जो है वो बचाना है। तो पहले तो हम ये जो ओपनिंग स्टॉक के 100 यूनिट थे इन्हीं को क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बना देंगे। 100 इंटू 10 किया तो 1000 इधर शिफ्ट हो गया। इसके बाद हमने अप्रैल 15 को जो परचेज की थी वो 200 यूनिट्स हैं, इसको भी आप क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमने 450 यूनिट पूरा करना है। अभी यहाँ तक हमारे 300 यूनिट हुए तो 200 तो कर दिया। अब हमारी जो है हो गई है 400 यूनिट हमारा पूरा हो गया और इसकी टोटल कॉस्ट आपके पास 5000 बन रही है। अब स्टूडेंट ये चीज़ याद रखने की है कि फाइफो में यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट हुआ था वो आई थिंक 5800 था, यानी ज़्यादा था, जबकि यूनिट इतने ही थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफो मेथड के तहत जो आपका क्लोजिंग स्टॉक की टोटल कॉस्ट है वो कम रिपोर्ट होती है। अब इसका असर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पड़ेगा, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ज़्यादा रिपोर्ट होगी। तो मेथड वही है, पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि हमारी क्वेश्चन के डेटा में गिवन भी है 12,000, इसको लिख लिया। इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है 5000, इसको माइनस कर देते हैं। जब 12,000 में से 5,000 माइनस कर दिया, यानी जो चीज़ें हमारे पास टोटल अवेलेबल थी उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जितना बचाया है उसको माइनस कर दिया जाए तो बाकी रिमेनिंग फिगर वही निकलती है जो चीज़ें सेल हो जाती हैं, और वो आपके पास $7,000 की हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होगी। तो दूसरे मरहले पे दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं। पहले मरहले पे एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लिया और दूसरे मरहले पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर लिया। अब इसी चीज़ को मैं एक स्नैपशॉट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यानी एक फिगर की सूरत में, कि जिसमें पता चल रहा है कि जो शुरू वाली चीज़ें हैं वो ओपनिंग स्टॉक का हिस्सा है, जस्ट अपोजिट टू द कॉस्ट फ्लो अजम्पशन। यानी शुरू वाली जो चीज़ें हैं जिसमें से 450 को हमने वेयर हाउस में जो पहले ही स्टॉक में थी उसको स्टॉक में ही रहने दिया,
जबकि बाद में आने वाली चीजें हमने सेल आउट कर दी हैं। तो ये जो 2 कलर मैंने तीसरे ब्लॉक में किए हुए हैं, तो ये जो ब्लू कलर का 1800 है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा है, जबकि ये पिंक वाला जो 1800 है ये ओपनिंग इन्वेंट्री का हिस्सा है। तो हम इन दोनों को जमा करेंगे 5200 और 1800 को, तो ये 7000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन गई। जबकि 1000, 2200 और 1800 को जमा किया तो ये वही 5000 बन रहा है, जिससे हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। तीसरा मेथड हमारे पास एवरेज कॉस्ट मेथड है। एवरेज कॉस्ट मेथड को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं, यानी इस मेथड के तहत जितनी भी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनकी क्वांटिटी यानी उनकी तादाद को गिन लेते हैं और उनकी जितनी भी टोटल कॉस्ट बन रही होती है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। और फिर ये नीचे एक मैंने फार्मूला मेंशन किया हुआ है, इस फार्मूले के तहत वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स ऑन हैंड, यानी टोटल चीजों के जितने भी यूनिट पड़े होते हैं टोटल तादाद पे तकसीम करने से एक एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। क्या कहता है ये मेथड? एलोकेट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट इनकर्ड, यानी तमाम यूनिट की बुनियाद पे एक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है जो सारे यूनिट्स पे अप्लाई हो जाती है। अज्यूम गुड्स आर सिमिलर इन नेचर, यानी ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे एक ही नौइयत की काफी ज्यादा चीजें होती हैं, यानी वो प्रोड्यूसर जो बल्क क्वांटिटी में चीजें बनाते हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट वो चीजें ड्यूरेबल यानी जिनकी लाइफ ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 3, अप्लाइज वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट टू द यूनिट्स ऑन हैंड टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। इसी चीज को यानी जो एवरेज कॉस्ट आपने निकाली होती है इसको आप इस्तेमाल करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए। तो सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं, यहां से जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी उसी यूनिट कॉस्ट को आप एंडिंग इन्वेंट्री को रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी जितने आपने एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट बचा लिए हैं उनके साथ अगर इस कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी। अगर जितने यूनिट आपने सेल कर दिए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन के अंदर 450 यूनिट्स आपने जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री में बचाने हैं, तो इस 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अगर 550 यूनिट जो कि हमने सेल किए हैं उसके साथ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब इसी क्वेश्चन को हम इसके मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वही वाला डेटा है जो ऑलरेडी हम जो सॉल्व कर चुके हैं अंडर 2 मेथड्स, जिसमें हमने FIFO और LIFO को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये वही वाला डेटा है। बिगिनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स की है, 10 एट द रेट है और टोटल कॉस्ट है $1000। इस तरह हमने फिर 2-3 परचेजेस किए हैं मुख्तलिफ डेट्स पे, जिनकी क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट यहाँ मेंशन की हुई है। तो इस तरह से जो अवेलेबल टोटल यूनिट्स हैं आपके पास 1000 है और इसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो 12000 बनती है। जैसा कि पिछले 2 मेथड में किया, हमें पहले मरहले पे यही कैलकुलेट करना होगा कि एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, जबकि दूसरे स्टेज पे हमने ये कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। अब थोड़ा सा हम अपने मेथड के अंदर चेंज करते हैं। जब हम एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने लगेंगे तो पहले हमने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया कि जिसका फार्मूला लास्ट स्लाइड पे ये नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑन हैंड ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस डेट को आप सेल करने लगे हैं कितने यूनिट पड़े हुए हैं तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। टोटल जो कॉस्ट है हमारे पास, जितनी इन्वेंट्री हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है वो 12000 है और इसके अगेंस्ट जो यूनिट हमारे पास है वो 1000 है। अगर 12000 को 1000 पे तकसीम कर दे, जैसा कि यहाँ मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, 12000 डिवाइडेड बाय 1000 किया तो $12 हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई। जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि जब हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे तो इसी एवरेज कॉस्ट को क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में भी यूज करेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकी तादाद। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो कि 450 यूनिट है, तो 450 को इसी कैलकुलेटेड जो 12 हमने प्राइस निकाली से मल्टीप्लाई किया तो 5400 का क्लोजिंग स्टॉक बन गया। जैसे कि हमने पहले रिपोर्ट किया है
जितनी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपके पास है 12,000 की, अगर इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जो कि हमने यहाँ अभी 5400 कैलकुलेट कर ली है, इसको अगर माइनस कर दें तो आपके पास जो बाकी चीज़ें होंगी वे वही बच जाएंगी जिनको हमने सेल कर दिया, उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो 12,000 में से क्लोजिंग स्टॉक की 5400 की हमने जब वैल्यू माइनस कर दी तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है जो कि 6600 है। अब यहाँ पे आप देखें, इसमें जो आपके पास 5400 क्लोजिंग स्टॉक निकला है ये लाइफो से ज्यादा है, जो कि लाइफो के तहत 5000 फिगर थी, जबकि फाइफो से ये कम है क्योंकि फाइफो के तहत क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 5800 का निकला था। तो ये भी कॉस्ट फ्लो असम्पशन को आप कह सकते हैं कि इसके अंदर मॉडरेट एवरेज जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है और मॉडरेट ही आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। तो इस तरह से इसमें भी हमने एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना सीख लिया। अब इसकी अगर हम एक स्नैपशॉट या आपके सामने पूरी पिक्चर शो करूं तो पहले मरहले पे हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट टू बी सोल्ड। आपके पास उसको जब डिवाइड करेंगे तो पहले आपके पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, इसी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में यूज करेंगे और इसी एंड आप एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हमने 450 यूनिट जो है वो बचाने हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यानी एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। और जब हम अवेलेबल 12000 टोटल में से एंडिंग इन्वेंट्री का 5400 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास 6600 आ जाएगा। इसको हम इस फार्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि 1000 यूनिट थे, 1000 में से 450 हमने क्लोजिंग स्टॉक के लिए बचा लिए, तो इट्स मींस कि हमारे पास 550 यूनिट ऐसे हैं जो कि सेल करने हैं। जब आप 550 यूनिट को इस $12 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर ये 6600 ही आएगा, जो कि यहाँ पे हमने दोनों के फर्क से निकाला है। तो इस तरह से एवरेज कॉस्ट मेथड भी हमारा मुकम्मल हुआ। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ जिसके अंदर हमने इन्वेंट्री कैलकुलेशन पे बात की, चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखा। दोबारा से नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।